92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दिनकर शर्मा की लिखी कहानी तेरा मुझसे है नाता कोई, बिना किसी एड ब्रेक के। मुझ में वो सब है जिन बातों को एक लड़की होने से जोड़ा जाता है। मुझे वो सब पसंद है जो किसी और लड़की में हो तो उसको झट से पसंद कर लिया जाए, जिनके होने से लड़कियों को चट दूल्हे मिल जाते हैं, पट शादियां हो जाती हैं। मुझको गाना सुनना पसंद है। मेरे कमरे के एफएम रेडियो से पूछो तो कहेगा कि पिक्चरों के गाने ही मेरी रोज की खुराक हैं। अगर ना मिले तो बीमार पड़ जाऊं। रेडियो ऑन करके मस्ती में हौले हौले थिरकते, मंद मंद गुनगुनाते अपने काम में लगे रहना मेरे लिए वैसा ही है जैसे शरीर के लिए परछाई। मुझको डांस पसंद है। न सिर्फ अपने कमरे में इठलाती फिरती हूँ, बल्कि हमारे इधर तो हर शादी ब्याह के मौके पे मेरे डांस की स्पेशल फरमाइश की जाती है। सब खुशी से झूमते हुए आपकी ओर टकटकी लगाए देखते रहें तो दिल बल्लियों उछलता है। तारीफ के बिना शायद डांस करने का सर्कल पूरा नहीं होता। डांस और म्यूजिक मेरे दिल से जुड़ी दो चीजें हैं। इनके अलावा भी ऐसी चीजें हैं जो मैं बस यूं ही कर लेती हूँ, पर लोग उसका गुणगान करते नहीं थकते। घर को सजा सजा के रखना मुझको पसंद है। कभी कभार ब्रश लेके बैठ जाती हूँ और कोई नया वॉल हैंगिंग या ड्राइंग रूम के लिए कोई नई पेंटिंग तैयार हो जाती है। इसके अलावा जौनपुर वाली अम्मा आई तो उनको हर रोज तेल मालिश, या किसी के यहाँ कुछ फंक्शन हुआ तो डेकोरेशन का काम संभाल लिया। वैसे आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए जाहिर है कि आपने मेरे हाथ का खाना कभी नहीं चखा। मुझे जानने वाले सभी दीवाने हैं मेरे बनाए खाने के। ऐसा मैं नहीं, वो कहते हैं। पापा मम्मी और अज्जू ही नहीं, बल्कि सारे रिश्तेदार, पड़ोसी, मेरे बॉस, कलीग, नए पुराने सारे दोस्त, यहाँ तक कि टीचर भी। याद नहीं आता लिस्ट कितनी लंबी है, और इसका भी हिसाब नहीं है कि इनमें से कितनों की शॉपिंग मेरे बिना हो ही नहीं सकती है। शुभा यार, तू कब फ्री है बता ना। स्टॉक क्लियरेंस सेल है, सिर्फ 3 दिन और है। कल ही रोहन कह रहा था। खुद के लिए भी जीन्स लेने का वेट कर रहा है, और उसकी गर्लफ्रेंड दिया के लिए गिफ्ट भी। लेकिन उसको नहीं पता कि दिया के साथ शॉपिंग पे जाने का वादा मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तो उसका नंबर 1-2 दिन लेट ही आएगा। सबको लगता है कि मेरा फैशन सेंस अच्छा है। मामा तो पीछे ही पड़े हुए हैं कि फैशन डिजाइनर बन जाऊं, लेकिन मुझको सीए करना था, मैंने किया भी। ब्लू शाइन चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे बड़ी फर्म है हमारे यहाँ की, और 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ किसी को सिर्फ 1 महीने की इंटर्नशिप के बाद नौकरी मिल गई हो। पापा गले लग के रो पड़े थे उस दिन। वो नानक देव फाउंडेशन अस्पताल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हैं, और मेरी पहली ही पगार उनके कई प्रमोशनों पर टिकी तनख्वाह से ज्यादा थी। धीरे धीरे उस दिन को भी महीने हो गए, और आज उस बात को 5 साल पूरे होने आए हैं। 5 सालों में मैं कंपनी की ब्रांच मैनेजर हो गई। पहले खुद के लिए स्कूटी ली, फिर पापा के लिए कार। 2 महीने पहले अज्जू की इंजीनियरिंग भी हो गई। 8 लाख का पैकेज ऑफर हुआ है बेंगलोर में। अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने का फैसला भी कर लिया है उसने। शिवानी बहुत अच्छी लड़की है, हमको पसंद है। जिस दिन उन दोनों की शादी होगी मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा। संगीत में तो मैं बहुत धूम मचाने वाली हूँ। यही सब सोचते सोचते ये भी ख्याल आ जाता है कि जब शादी में सारे लोग इकट्ठा होंगे तो फिर वही बात आ जाएगी, मेरी शादी कब होगी। पापा को फिर कोसा जाएगा। आखिर 30 बरस की लड़की को कौन घर में बिठा के रखता है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि शुभा उमंगों से भरी जिंदा दिल लड़की है, लेकिन 30 बरस पार करने के बाद भी उसकी शादी नहीं हुई है। और जब भी सारा खानदान एक साथ इकट्ठा होता है ये बात आ ही जाती है। अब आगे। मेरी शादी अब तक क्यों नहीं हुई? रिश्तेदारों को यह सवाल जमाने भर की 1000 दिक्कतों से ज्यादा परेशान करता है। लेकिन मेरे दोस्त, जिनमें से कुछ तो गोद में बच्चे खिलाने लगे हैं, कहते हैं जब तेरी खुद की फर्म होगी ना, लाइन लग जाएगी लड़कों की। अब तक लड़कों की लाइन तो नहीं लगी, लेकिन मैंने कई बार परेड की है अनजान लड़कों के सामने। मेरी तारीफों के पुल सुन के रिश्ते तो कई आए हैं, लेकिन फिर उल्टे पांव भी लौट गए हैं। एक दिन पापा ने खुद ही सिलसिला बंद कर दिया। बोले,
मुझे अपनी बेटी की नुमाइश नहीं लगानी। उसके बाद दिन यूं बीतते गए जैसे कहीं जाने की जल्दी में हूं। अगर कहूं कि दिखने में मैं एक साधारण लड़की हूं तो आपसे झूठ बोलने से ज्यादा ये खुद को दिलासा देने वाली बात होगी। मैं साधारण होती तो लकी होती, लेकिन मैं वैसी नहीं हूं। कोई मुझको पलट के देखता है तो उसकी आंखों में शौक की फीलिंग होती है या फिर दया का भाव। ऋतु मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। 11वीं की बात है, किसी बात पे उसका गुस्सा उफन आया तो मुझ पे चिल्ला उठी थी, तेरे घर में शीशे भी डरते हैं तुझसे। फिर काफी देर तक मेरा हाथ पकड़ के रोई भी थी। मुझे अपनी जिंदगी के एक एक मिनट से प्यार है, लेकिन कभी कभी कोई पल ऐसा भी आता है कि मुझको अपनी इस जान से प्यारी जिंदगी को किसी और के जिस्म के भीतर देखने का मन होता है। अक्सर इस तरह के ख्यालों में खो जाती हूं, इन दिनों तो कुछ ज्यादा ही। और फिर अपनी इसी उधेड़ बुन में रमने के लिए इस कॉफी हाउस में आ बैठती हूं, अकेले, इसी कॉर्नर वाली टेबल पर। ऑफिस से घर जाते वक्त यहां रुक के खुद के साथ टाइम बिताना अच्छा लगने लगा है। मुझे प्यार कभी नहीं हुआ। एक तरफा प्यार को प्यार नहीं कहूंगी। मेरे लिए प्यार वो है जब दो इंसान एक दूसरे को एक ही तरह पसंद करने लगें, जो किसी एक दिल में ना हो बल्कि दो दिलों से होता हुआ हवा में महक बन के फैल जाए। ऐसी खुशकिस्मती मुझको कभी नसीब नहीं हुई। संजीव मुझको अच्छा लगने लगा था। एक दिन पता चला कि वो और ऋतु एक दूसरे को चाहते हैं। इस कदर प्यार में थे दोनों कि जब भी उनको साथ देखती मेरी खुद की धड़कनें नहीं संभलती। उनको इतना खुश देख के मेरे सारे दुख कहीं छुप जाते। इन्हीं पास वाली 2 कुर्सियों पे पहली बार डेट पे आए थे वो। ऋतु मिन्नतें करके मुझको भी साथ ले आई थी। फिर हम तीनों यहां रेगुलर हो गए थे। हंसी मुस्कुराहटों, कॉफी की चुस्कियों के बीच कब उनकी शादी हो गई पता ही नहीं चला। मेरे साथ रह गया मेरा वही अकेलापन जो मेरे सारे दुखों को एक एक करके कुरेदने में एक्सपर्ट हो गया है। 7 बज गए, निकलती हूं घर के लिए। वेटर बिल। मैम आपका बिल पे हो गया है, ये लीजिए, कहते हुए मेरे सामने टेबल पे कागज पे पेन से लिखा एक नोट रख दिया गया। अरे लेकिन किसने? वो चले गए मैम, ये कह के वेटर लौट गया। मैंने पर्ची खोली, उसमें लिखा था, आप मेरी जिंदगी का सिलसिला हो गई हैं। आपका नाम क्या है, यहां से आप कहां जाती हैं, कहां से आती हैं, मैंने जानने की कोशिश नहीं की। हालांकि ऐसा करने के लिए मेरे मन ने मुझको बहुत उकसाया। इसी मन को तसल्ली देने के लिए आपके आने के आधे घंटे पहले यहां आके बैठ जाता हूं और इंतजार करता हूं। फिर आप आती हैं, इसी कोने वाली कुर्सी पे बैठती हैं, कॉफी मंगवाती हैं, एक्सप्रेसो विद शुगर फ्री, और शीशे के बाहर सड़क पे ट्रैफिक को देखती हुई अपने ख्यालों में खो जाती हैं। मैं आपको देखते हुए कहीं गुम हो जाता हूं। पिछले 3 महीने मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा दिन थे। वजह आप हैं। आपका बिल चुकाने से यह एहसान नहीं उतरेगा, लेकिन आपकी इजाजत के बगैर सिर्फ इतना करने का खुद को हक दे रहा हूं। शुक्रिया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अक्सर एक कॉफी हाउस में शुभा अकेले बैठ के अपनी तन्हाई का सामना करती थी, और आज उसकी जिंदगी में कुछ नया हुआ था। एक अनजान शख्स ने उसका बिल चुका दिया था और उसके नाम एक जज्बात भरी चिट्ठी छोड़ के चला गया था। अब आगे। मैं सन्न रह गई थी। 3 दिन में उस चिट्ठी को कई बार पढ़ चुकी थी। 3 दिन से रोज कॉफी हाउस में आने जाने वाले हर इंसान के चेहरे को टटोल रही थी। जैसे ही किसी की नजरें मुझसे मिलती, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती। पहले खुद हर चेहरे को ताकती, और अगर कोई पलट के देख लेता तो झेंप जाती। मैंने सब सोच के देख लिया था। किसी ने मजाक किया होगा तो उसका बैंड कैसे बजाना है, ये भी। पहले वेटर से बहुत बार कंफर्म किया कि वो नोट मेरे लिए ही था कि नहीं। उस आदमी का हुलिया वुलिया सब पूछा, लेकिन अलग ही चक्कर पड़ गया। उस आदमी से मेरा बिल लेने वाला वेटर नया नया आया था। गोपी, 18-19 साल का भोला सा लड़का।
शहर भी उसके लिए नया था। कहने लगा, वो आदमी तो थोड़ा गोरा, थोड़ा सांवला, थोड़ा लंबा, थोड़ा कम लंबा, चश्मा लगाया था, फिर हटा दिया था। उम्र या तो 20-25 होगी या 40। जब मैंने खींच के पूछा, अरे कोई बात ठीक से याद भी है कि नहीं, तो टेडी बेयर जैसी शक्ल करके बोला, मैडम मेरा ध्यान तो ट्रे में रखे कप पे रहता है, मुझको कोई शक्ल नहीं याद रहती। मैंने एक गहरी सांस ली। आखिर कौन है ये जिसके शब्द मुझको एक नए एहसास के मुहाने तक ले आए हैं? वो एहसास जिससे लिपटने के लिए मैं मरी जा रही थी। चाहे कुछ भी समझ लीजिए, ना समझी, नादानी, उतावलापन, लेकिन चूंकि इससे पहले इस तरह की कोई भी बात मैंने अपने लिए नहीं सुनी थी, इसलिए ओवर रिएक्ट करना मेरा हक था। मैं रोज सज संवर के कॉफी हाउस आती, कितने ही दिन आंखों में काजल ट्राई कर लिया, नए परफ्यूम भी खरीदे। क्या पता किस दिन वो आदमी मेरे सामने आके खड़ा हो जाए, मुस्कुराने लगे और कहे, पहचाना, मैंने एक बार आपका कॉफी का बिल दिया था। लेकिन मैं पहचानूंगी कैसे? क्या उम्र है, कैसा दिखता है, क्या करता है, उसमें मुझको ऐसा क्या दिखा? मुझको कुछ भी तो नहीं पता था। सिर्फ उसके शब्द ही उसकी निशानी थे। और हैंडराइटिंग कितनी सुंदर, पहाड़ी रास्तों जैसे घुमावदार शब्द एक दूसरे से गुंथ भी रहे हैं और उनकी अपनी आइडेंटिटी भी है। पूरे कॉन्फिडेंस से जमा के खींची गई गाढ़ी गाढ़ी लाइनें, साफ पता चलता है कि लिखने वाले का मन पोएट्री और पेंटिंग्स को पसंद करता है। और उसकी उन लाइनों में एक और चीज साफ पता चल रही थी, जो आदमी किसी अनजान के लिए इतना प्यारा जेस्चर दिखा सकता है, वो मोहब्बत कितनी शिद्दत से करेगा। मेरा दिल संभाले नहीं संभलता है। उसके बारे में सोच सोच के मेरे गाल गुलाबी हो जाते हैं। पिछले 12 दिनों में घर में, पड़ोस में, दोस्तों में सब पूछ चुके हैं। आजकल बड़ी स्माइल रहती है चेहरे पे, बात क्या है? लेकिन मैं जिसके लिए खिली जा रही थी वो कब सामने आएगा? मुझे बताए तो सही, मैंने ऐसा उसका क्या फायदा किया था कि उसने मुझसे कहा कि उसके पिछले 3 महीने बहुत अच्छे कटे? या यही बता दे कि मैंने उसका क्या कोई नुकसान ही कर दिया है कि एक कागज का टुकड़ा छोड़ के गायब हो गया? माना कि मेरे मन में उसके लिए एक वैसी सी फीलिंग आ रही है, लेकिन कौन सा मैं उसको देखते गले में वरमाला डाल दूंगी? मेरा इंतजार खिंचता गया और इसी बीच 4-5 दिन के लिए मुझको इंदौर जाना पड़ा, मौसी की छोटी वाली बेटी की शादी में। वहां भी चहकती ही रही मैं, मन में एक मीठी मीठी कसक लिए कि इस बार मेरे पास भी किसी को मिस करने का कारण है। खूब मस्ती की, डांस कर करके हमने बारातियों में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया। और जब नानी ने कहा अब तो बस सुबह के लिए एक अच्छा सा लड़का मिल जाए, तो मैं उनसे लिपट के नाचने लगी। वापस कॉफी हाउस आई तो गोपी मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया, बोला, मैडम वो कल आए थे, और विजयी भाव से मेरे हाथ में एक और चिट्ठी थमा दी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि शुभा की बहुत सी कोशिशों के बावजूद वो अपने लिए चिट्ठी छोड़ने वाले उस गुमनाम इंसान को ढूंढ नहीं पा रही थी। लेकिन इसी बीच एक नई चिट्ठी आ गई थी। अब आगे इस चिट्ठी में भी घुमा फिरा के बात कही गई थी। उसने लिखा था, माफ कीजिएगा, मुझे ऐसे गायब नहीं होना चाहिए था। गोपी ने बताया कि आपने कई दिन मेरे आने का इंतजार किया। आपकी तकलीफ का जिम्मेदार हूं मैं। दरअसल मैं घबरा गया था। मुझे लगा कि यूं जज्बात में बह के मुझको वो सब नहीं लिखना चाहिए था। बहुत कुछ जाहिर कर दिया था। ये मेरा इजहार था, जाने आपने क्या सोचा होगा। फिर कुछ रोज नहीं आऊंगा। जब आप किसी के ख्याल में इस कदर घिरे हों तो उससे रूबरू होने के लिए भी हिम्मत चाहिए। मुझसे कुछ कहना चाहें तो एक कागज पे लिख के गोपी को दे दें। आपकी कोई निशानी मुझको मिली तो दुनिया हासिल हो जाएगी। जी जाऊंगा मैं। गोपी ने बताया कि उसने अपने फोन से उस अजनबी की फोटो भी लेनी चाहिए थी, लेकिन वो आदमी नहीं माना। बाद में गोपी ने एक स्केच भी बनाया। वो ऐसा था जैसे पिरामिड पे सूरज उगा हो, काला चश्मा पहने, भरी भरी दाढ़ी मूछ वाला। ज्यादा नहीं, कोई 32-35 के होंगे, कम भी हो सकते हैं। बोलते बहुत कम है, आवाज ठीक से सुनी नहीं, वरना सही उम्र बता देता। मैंने उसको थैंक्स कहा और वापस उस चिट्ठी को पढ़ा। फिर मन ही मन कहा, ठीक है, तुम इस तरह चाहते हो तो इसी तरह सही। मैंने एक कागज मांगा, पर उस पर सिर्फ इतना ही लिख पाई, थैंक्स फॉर योर वर्ड्स। आपके बारे में कुछ जान सकती हूँ? वैसे आपको मुझको देखना क्यों अच्छा लगता है?
मैंने कागज गोपी को दिया और डिसाइड किया कि कुछ दिन कॉफी हाउस नहीं आऊंगी। घर गई तो देखा माधव अंकल और 2-3 जने निकल के जा रहे थे। मेरे लिए रिश्ता आया था। पापा के दोस्त माधव अंकल मुझको बेटी की तरह चाहते हैं, इसीलिए जिद कर रहे थे कि उनके बड़े बेटे की शादी मुझसे ही हो। मैंने तो उसको कभी देखा भी नहीं था। शायद कुछ महीने पहले ही इंडिया आया था। घर संभालने के लिए उसको कुवैत में नौकरी करनी पड़ी थी। इसी बीच दोनों छोटे भाइयों की भी शादी हो गई। सुनने में बहुत भला सा इंसान लगता है, लेकिन पापा ने मना कर दिया है। लड़का 8 साल बड़ा है। मैंने कहा मिल तो लेते हैं, हालांकि मेरा मन तो किसी और से मिलने के लिए छटपटा रहा था। पापा भड़क गए। 2-3 साल का डिफरेंस चल जाता है, लेकिन 8 साल? मेरी बेटी कॉम्प्रोमाइज करेगी? बिल्कुल नहीं। घबरा मत, तेरे लिए मैं लड़का ढूंढूंगा, और वो भी इसी साल। मैंने अपने कमरे में आके कुछ कागज ढूंढे और फिर से एक चिट्ठी लिखने लगी। मेरा कोई भी नहीं है जिसके साथ मन में गहरी दबी बातें शेयर कर सकूं। ऋतु भी नहीं, उसको तो मैं हंसती हुई अच्छी लगती हूं। उसके सामने जरा सा उदास भी हो जाऊं ना, तो वो खुद मुझसे पहले रोने लगे। उसको बहुत अच्छा लगता है कि मुझको कोई दुख या टेंशन नहीं है। मैंने चिट्ठी में दिल का सारा गुबार लिख डाला। ये भी कि अब मेरे लिए 40 की उम्र के लड़कों के रिश्ते आने लगे हैं, और ये भी कि अगर पापा कह दें तो मुझको 40 की उम्र के लड़के से भी कोई एतराज नहीं होगा। मैं इतनी अकेली हूं, मुझको इस हद तक एक साथी की जरूरत है। शादी प्यार क्या, मैं तो धड़कता दिल लिए किसी के साथ एक प्याला कॉफी शेयर करने के लिए भी तड़पती रहती हूं। 4 पन्ने आगे पीछे से पूरे भर गए। कॉफी हाउस जाने से पहले मैंने 3-4 दिन इंतजार किया। गई तो देखा मेरी पुरानी चिट्ठी अब भी मैनेजर के डेस्क में पड़ी थी। उसको लेने कोई नहीं आया था। मैंने पुरानी के बदले नई चिट्ठी रखवाई। गोपी के पास मेरा नंबर था। अगले दिन लंच में उसका फोन आया। मैम, वो आए थे। ऑफिस का बाकी दिन घड़ी की शक्ल देख देख के कटा। शाम को कॉफी हाउस गई और पाया कि इस बार कागज 3 बार फोल्ड किया हुआ था। अंदर लिखा था, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में आपने सुना कि अकेलेपन से जूझती शुभा अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने कॉफी हाउस में आके उसको खत लिखने वाले अजनबी को चिट्ठी के जवाब में अपने दिल का सारा हाल लिख डाला। बदले में उस शख्स ने लिखा कि उसको शुभा से मोहब्बत है। अब आगे। मैंने उस कागज को अपनी मुट्ठी में भींचा और घर आ गई। बंद कमरे में तोड़े मुड़े कागज पे लिखी लाइन को पढ़ के मुस्कुराना रुक ही नहीं रहा था। फिर न जाने क्यों आंखें झरने लगीं। मुंह धोया, दोबारा कॉफी हाउस पहुंच गई। मैं मैनेजर पे चिल्ला उठी, कौन मजाक कर रहा है मुझसे? मेरा कोई दोस्त है या तुम में से कोई है? मुझे नाम चाहिए। मैनेजर ने मुझसे बहुत शांति से बात की, मानो वो मेरी दुखती रग को जानता हो। उसने मेरे लिए नए सीसीटीवी की फुटेज देखने का बंदोबस्त किया। कैमरा उस टेबल से थोड़ा एंगल पे था, कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन यह पक्का था कि ये कॉफी हाउस का कोई आदमी या मेरा कोई जानकार नहीं है। हफ्ता भर हो गया, इस आदमी ने मेरे भीतर आग लगा दी है और अब कहीं छिपा बैठा है। मुझको इतनी सारी बातें पूछनी है और वो सामने भी नहीं आता। चाहता क्या है वो? क्यों झूठ बोल रहा है? क्यों दिल दुखा रहा है मेरा? अपनी चिट्ठी में मैंने अपना ईमेल आईडी, फेसबुक अकाउंट, होम एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ दिया था, लेकिन सब बेकार। मैंने कॉफी हाउस जाना छोड़ दिया। अकेलेपन के साथ इंतजार करने की सजा मेरी बर्दाश्त की ताकत के बाहर है। एक बार ऋतु और संजीव आए तो उनका मन रखने के लिए चली गई। वो दोनों पुरानी जगह आके बहुत खुश हुए और मुझको डर था कि कहीं अभी वो सामने आ गया तो। प्लीज आज मत आना, आज मैंने बाल भी नहीं ठीक से बनाए हैं। वो नहीं आया। 2 दिन बाद घर पे एक चिट्ठी आई। लिफाफे पे वही लिखावट। अंदर 4 पन्ने करीने से स्टेपल किए हुए हैं। सफाई से मार्जिन छोड़ के पन्नों के एक ही तरफ ये लिखा है, तुम्हारा खत पढ़ के बहुत रोया था मैं। मेरी रोशनी पे गम के इतने छींटे होंगे कभी नहीं सोचा था। मेरे पिछले खत का वो जुमला सच है। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, जिंदगी के बाकी रोज भी करता रहूंगा। नाम नहीं बताऊंगा, ना ही तुम्हारा जानता हूं।
प्यार को इसकी दरकार भी नहीं। मेरी हर अजीज गजल तुम्हारे कई नामों में से एक है। तुम्हारे पिछले खत को पढ़ के और ज्यादा मोहब्बत हो गई है तुमसे। गजल में दर्द हो तो और दिलकश हो जाती है। मुझको सरफिरा मत समझो। ये सारा वाकया मेरे साथ पिछले 4 महीनों में हुआ है। वो कॉफी हाउस गवाह है, वहां जहां मैंने तुमको देखा और इश्क में घुलता गया। मैं तुम्हारे बारे में इसलिए नहीं जानना चाहता क्योंकि मेरे दिमाग ने बहुत से बुर्ज बना के तुमको पहले ही उनमें बिठा रखा है। मेरे जहन ने तुम्हारे अतीत, घर परिवार, पसंद नापसंद, आदतों जैसे तुमसे जुड़ी हर चीज के बारे में तसल्ली से सोच सोच के ये किले खड़े किए हैं। मैंने अपने लिए एक अलग दुनिया तराशी है जहां सिर्फ तुम हो, मैं हूं और सब कुछ शानदार है। असल जिंदगी की फजूल सच्चाइयों को मैं खूबसूरती से जमाई इस दुनिया को हिलाने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरा फोन बजा, कोई मैसेज है, लेकिन मेरी दिलचस्पी चिट्ठी में है। उस आदमी ने जो कभी मुझको अपना नाम तक नहीं बताना चाहता, अजीब अजीब बातें लिखी हैं। मैंने ऐसा कुछ न कभी पढ़ा है न सुना। जैसे जैसे साफ हो रहा है कि वो मुझसे नहीं मिलना चाहता, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आगे लिखा है, तुम कहती हो तुमको किसी और जिस्म में रह के दुनिया देखने का मन होता है। मैं भी ऐसा सोच सकता हूं, लेकिन मुझको लगता है कि ऐसी फरमाइश गलत है। माना हम सब अपने अपने बक्सों में कैद हैं और वो बक्सा चाहे जितना काम का हो, सबको कहीं ना कहीं खटकता है। लेकिन ये सड़ता हुआ बक्सा जो किसी भी दिन धोखा दे जाएगा है, इसीलिए हम हैं। यही हमें इस दुनिया की बेहिसाब खूबसूरती का लुत्फ देता है। लाइनों को बार बार पढ़ना पड़ रहा है। कितनी गहराई है इनमें। फोन 2 बार और बजा। अननोन नंबर से 2 मैसेज हैं। माधव अंकल का लड़का मितेश मुझसे मिलना चाहता है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि शुभा कॉफी हाउस में उसको चिट्ठी लिखने वाले एक अजनबी से मिलने के लिए बेसब्र है, लेकिन वो सामने ही नहीं आना चाहता। उधर उसके माधव अंकल का लड़का मितेश शुभा से शादी करने का इच्छुक है। अब आगे। मितेश साधारण सा लड़का है। मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। उसने धीमे से हेलो बोला और मुस्कुराहट थामे बैठ गया। क्लीन शेव, नई जीन्स, आयरन की हुई शर्ट। इसी चेहरे पे काला चश्मा और घनी दाढ़ी हो तो मेरे मन में रात से ही उधेड़बुन चल रही कि कहीं चिट्ठी लिखने वाला आदमी मितेश ही तो नहीं। गोपी मेन्यू लेके आया तो मैंने उसकी आंखों में झांका। प्लीज इसको पहचान लो, वही है ना ये? लेकिन गोपी चला गया। मेरे अंदर कहीं कुछ फिर से टूट गया। फिर लगा कि मितेश अगर इतनी खुराफात कर सकता है तो सबको समझा भी सकता है कि कोई रिएक्ट न करे। मेरी ओर देखे जा रहा है। ये एक डेट जैसा है। काश मेरी किस्मत कुछ बड़ा कर दे और ये वही निकले, मुझे चाहने वाला, मेरी देखी सुनी सबसे रोमांटिक कहानी का हीरो। आपके बारे में बहुत सुना है, मितेश ने कहा। क्या यह आवाज उस हैंडराइटिंग जैसी है? कॉफी आ गई। हमने इधर उधर की कुछ बातें की जो मुझको अच्छी लगी। मितेश ने बताया कि वो मुझको पसंद करता है। वैसी फीलिंग नहीं आई जो आनी चाहिए थी। वैसी फीलिंग में शायद उन चिट्ठियों पे खर्च कर चुकी थी। चिट्ठी? क्या गोपी एक मुड़ा हुआ कागज ला रहा है? वो भी कंफ्यूज्ड है। ये कागज डाक से मैनेजर की डेस्क तक आया है। मैंने मितेश को आंखों के कोनों से देखा। वो अनजान बना रहा। मैंने एक्सक्यूज मी कहा और पढ़ने लगी। लिखा था, ये मेरा आखिरी खत है। इसके बाद न खत होंगे न मैं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार वही रहेगा। मैंने तुमको पहली बार इस कॉफी हाउस में नहीं, कहीं और देखा था। पिछले साल नानक देव फाउंडेशन अस्पताल में एक हंसती खिलखिलाती लड़की आई थी। उसका जन्मदिन था। पता चला वो हर साल अपने जन्मदिन पे ब्लड डोनेट करती है। उसके बाद उस वार्ड में जाके सबसे मिलती है जहां मैं भर्ती हूं। वो मेरे पास आई तो मैंने सोने का नाटक किया। उसकी जिंदा दिली मुझको थर्रा रही थी। मैंने बस खिड़की की रोशनी में उसकी एक झलक देखी। वो नजारा न जाने क्यों मेरे लिए रूहानी था।
वो चली गई तो किसी ने बताया कि यही लड़की मेरे खिड़की से नजर आने वाले हॉस्पिटल कंपाउंड में बचपन से पेड़ लगाने आती है। उनमें से कई सारे पेड़ मेरे दोस्त बन चुके थे। उनको देख देख के ही मुझको जीने की इच्छा होती थी। तब से हर पल मैं उन पेड़ों को देखते हुए उस लड़की के बारे में सोचता रहता। एक दिन जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तो मन घूमने को हुआ। इस कॉफी हाउस में आ गया। यहां वही लड़की बैठी थी। उसके चेहरे पे हंसी तो नहीं, लेकिन वो नूर था जो उन पेड़ों की पत्तियों में चमकता था। डॉक्टरों की रिपोर्ट बताती है कि उन 3 महीनों में मैं एकदम चंगा हो गया था। उसके बाद मेरे शरीर ने फिर मुझको धोखा दे दिया। इलाज की गोलियां ही बेलगाम हो गईं और मर्ज लाइलाज। मेरे पास 2-1 हफ्ते और हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे मिलने आओ। मैं अभी भी उसी खिड़की के पास हूं जहां तुम्हारे लगाए पेड़ हैं। मैंने जिंदगी को हमेशा रूमानी होकर जीना चाहा। तुम मेरी सबसे बड़ी कामयाबी हो। याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। देर सवेर कोई खुशकिस्मत आदमी तुम्हारा हाथ जरूर थामेगा, और अगर मैं कोई और जन्म लेके आ पाया तो जरूर आऊंगा। तुम्हारा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। टप टप। मीतेश ने रुमाल दिया। मैंने कहा, मैं ठीक हूं। कुछ हफ्तों का वक्त लगा और ठीक भी हो गई। मैंने मुझसे मोहब्बत करने वाले इंसान से मिलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो यही चाहता था। कुछ दिनों बाद माधव अंकल मीतेश के साथ फिर हमारे घर आए। मैंने पापा से रिक्वेस्ट की, पापा मुझको जाने दीजिए। मेरी और मीतेश की शादी है कुछ हफ्तों में। हम कॉफी हाउस में उसी टेबल पे बैठे हैं। मीतेश को शायद आज याद भी नहीं कि मैं उस दिन इसी कुर्सी पे बैठ के एक चिट्ठी पढ़ते हुए क्यों रोई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।